So hello students and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematical 200 plus MCQ सीरीज क्लास 12 पार्ट 11 में आपके सामने लेके आया हूं। इससे पहले मैंने आपको अराउंड पार्ट 10 करा दिए जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 144 तक डिस्कस कर चुका हूं। एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं हर क्वेश्चंस के। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 145 से। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे है आपकी। यूनिट वेक्टर निकालना है PQ। अब देखिए यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। PQ यूनिट वेक्टर निकालना है और P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो PQ यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप एक चीज नोट करो कि यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है। कि मान लो कोई एक वेक्टर है, अगर आप उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाता है? यूनिट वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। सेम केस हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। पहले आप क्या निकाल लो? PQ वेक्टर। भाई PQ वेक्टर कैसे निकलेगा? P डॉट V ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। भाई यही तो होता है। PQ का मतलब Q माइनस P। Q के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा? 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है, इसके बाद P के कोऑर्डिनेट क्या है? 2i प्लस j माइनस k कैप, 4i प्लस 4j माइनस 7k माइनस 2i माइनस j माइनस माइनस प्लस k। 4 में से 2 गया 2i कैप, 4 में से j गया 3j कैप माइनस प्लस माइनस 6k कैप। तो ये आपका PQ वेक्टर आ गया। ठीक है, PQ वेक्टर निकला है, ये एक वेक्टर निकल के आ गया। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36 विच इज 49। 49 का रूट कितना हो गया? 7। अब आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर PQ। तो PQ यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? PQ वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। भाई PQ वेक्टर कितना है आपका? ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन में 7। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिला के आपका कंप्लीट पूरा सिलेबस बनता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, वेक्टर के ऊपर ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 146, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट which divides the joint of the point with position vector a plus b and 2a minus b in the ratio 1:2। देखिए रेशियो है तो रेशियो से आपको आइडिया लग गया कि ये सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट होगा। अब सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट होता है कि आप दो पॉइंट को ज्वाइन करो, उसको कोई एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है 1:2 में, और इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। अब A के पॉइंट क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज 2A माइनस B। बस अब आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है और P के कोऑर्डिनेट निकाल देने हैं, P के पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P कैसे निकलेंगे? 1 इंटू 2A माइनस B वेक्टर प्लस 2 इंटू A प्लस B वेक्टर। भाई पोजीशन वेक्टर ऐसे ही निकलेंगे सेक्शन फॉर्म में, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो 1 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 2A माइनस B प्लस 2A प्लस 2B। 2 प्लस 2 कितना हो गया? नीचे आ गया 3। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4A माइनस प्लस माइनस और साइन आएगा बड़े वाले का। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है जो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 147 अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी आपकी यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 दिया हुआ है, आपको ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए का सम निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले छोटी छोटी बातें दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो मैं सबसे पहले इससे क्या कंक्लूड कर लूंगा कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। डन। अब नेक्स्ट चीज देखो, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी है, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से सोचो कि ये ए बी बी सी सी ए कैसे आएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रट लो आप कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो तो वो उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये दोनों बातें सेम है कि भाई ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये रिजल्ट बहुत बार यूज होता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं इसको जरा देखता हूं। मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी का आंसर कितना है, 0। तो मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके, ये वाला। अब ये मत बोला सर यहाँ पे डायरेक्ट 0 डाल दे तो आंसर तो 0 ही आ गया। हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड। जब ये खुद ही 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, a को पहले पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। a को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, फिर b को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, फिर c को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया। बच्चा हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट 0 डाल देता हूं तो आंसर 0 आ जाता है, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की। और देखो ये एक्सप्रेशन अब कैसे आएगा। चलिए a को a से मल्टीप्लाई किया, फिर वही वाली बात, a डॉट a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ये हो जाएगा a डॉट b। अगला हो जाएगा a डॉट c। a को पहले लिखूंगा, c को बाद में लिखूंगा। फिर b डॉट a को मैं a डॉट b भी लिख सकता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट में आप डॉट प्रोडक्ट में आप ऐसे कर सकते हैं, a डॉट b या b डॉट a, दोनों बातें सेम है। b डॉट b कितना हो जाएगा, उसी फॉर्मूले की मदद से मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस b डॉट c। फिर सेम ऐसे ही a डॉट c प्लस b डॉट c प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। डन। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना होगा, 1। तो मैं कितनी बार 1 लिख दूं, यहां पे 1 लिख दूं, 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 3 बार 1 आ गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ऑब्वियस सी बात है, जब इसका सम 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो 0 ही होगा। चलिए नेक्स्ट, a डॉट b दो बार, b डॉट c दो बार, a डॉट c दो बार। तो मैं क्या करता हूं, 2 लिख दिया बार, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस a डॉट c। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। तो मेरे पास a डॉट b, b डॉट c और a डॉट c, इसकी वैल्यू कैसे आई भाई, ये आपकी आ गई माइनस का 3/2 इस एक्सप्रेशन की मदद से। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से आप इसे याद कर लीजिए। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 148, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। और दोनों लाइंस जो है वो वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, पहली और दूसरी में फर्क है। पहली वाली क्या है, मिक्स करके दी है, दूसरी वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म में दी है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये आपका पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए बच्चा, मैं आपको एकदम डिटेल तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप मेरे चैनल पे आए और वीडियोस देखें तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके। थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को बताने में, लेकिन उन बच्चों के लिए जरूर फ्रूटफुल होगा जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं होंगे या स्किप हो चुके होंगे किसी कारण से। तो और शॉर्टेड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्स के अंदर आपको इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे पाऊं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए।
तो टाइम लिमिटेड है हमारे पास, तो इसलिए हमें ज्यादा सिलेबस भी कवर करना है लेकिन अच्छे तरीके से भी करना है, ठीक है। तो चलिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इस वेक्टर जो एक फॉर्म है इसको ऐसा बना लेता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया 8 आई कैप माइनस 9 जे कैप, क्या किया माइनस 9 जे कैप प्लस 10 के कैप, विदाउट लैम्डा वाले एक साथ कर लिए, प्लस लैम्डा बाहर कर लिया, 3 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। तो ये आपके पास एक वेक्टर फॉर्म ये आ गई, एक वेक्टर फॉर्म ये आ गई। अब इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल वेक्टर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल वेक्टर को। तो पहला पॉइंट क्या है A1, 8 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 10 के कैप। सेकेंड क्या है पॉइंट A2 वेक्टर विच इज 15 आई कैप प्लस 29 जे कैप प्लस 5 के कैप। फिर B1 वेक्टर विच इज 3i माइनस 16j प्लस 7k। कौन सा B1 वेक्टर है, ये वाला B1 वेक्टर। फिर B2 वेक्टर बोरा 3i कैप प्लस 8j माइनस 5k। बच्चा अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला पता है तो पहले इतना सारा आप करके फिर अब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का होल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद नहीं होगा एग्जाम के अंदर तो आप डेफिनेटली फिर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कभी कोई यहाँ पे क्रॉस लगा देता है। बेटा पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस के साथ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। चलिए अब सबसे पहले एक एक करके चीजें निकालते हैं। A2 माइनस A1 निकाल लेता हूं। जैसे ही मैंने A2 माइनस A1 निकाली 15 में से 8 गया 7 आई कैप 29 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 38 माइनस 5 के कैप। A2 माइनस A1 आ गया। अब क्या निकालना है B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे निकलता है I J K कैप। अब B1 कितना है 3 माइनस 16 7 3 8 माइनस 5। चलिए I कैप इसको छोड़ा 16 5 का 80, ठीक है, 7 का 56। J कैप वो भी किसका आएगा माइनस का, माइनस का J कैप आएगा क्योंकि माइनस लगता है। बीच वाला छोड़ा टॉप वाला छोड़ा 5 3 15 माइनस 21 प्लस के कैप आया। के कैप देखो 8 3 24 माइनस माइनस प्लस 16 3 48। तो जो आंसर आया वो 24 आई कैप माइनस माइनस प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप। ये आपका B1 क्रॉस B2 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या निकालना हमारे को, ये निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर हम B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो क्या आता है B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर, ठीक है। इसका पूरा स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आएगा 84। सॉल्व कर लेना 24 का स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट करके जो फाइनल आंसर आएगा वो बच्चा आपका आएगा 84। चलिए अब A2 माइनस A1 सब कुछ निकल गया मेरे पास, ये भी है ये भी है ये भी है, बस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया B1 क्रॉस B2 का है ये रहा 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ, A2 माइनस A1 ये रहा 7 आई कैप प्लस 38 जे कैप माइनस 5 के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है 84, ठीक है। चलिए 24 7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ गया 84, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो फाइनल आंसर है मैं आपको वो लिख देता हूं और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है।
तो आएगा 1176 और दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 14। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। यही पूरा मेथड होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। चलिए जी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, पॉइंट से परपेंडिकुलर आ रहा है लाइन पे जो BC से ज्वाइन हो रही है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट B एंड C। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए इसका फिगर समझ लीजिए, और 3D और वेक्टर में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले रखे हैं, जिसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का केस आता है, इमेज का केस आता है, शॉर्टर डिस्टेंस का केस आता है। तो आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिए, उससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे 3D और वेक्टर के, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला एक पॉइंट है ए जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है एक लाइन के ऊपर, वो पॉइंट मान लो P, और जो लाइन बन रही है वो इन दो पॉइंटों से बन रही है, B पॉइंट से और C पॉइंट से। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है कि हमें P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, दो पॉइंट से आप वेक्टर फॉर्म बनाना जानते हैं। भाई दो पॉइंट से वेक्टर फॉर्म बनाने का तरीका क्या होता है? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। पहले वाला पॉइंट हमेशा इसको ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जो होगा 0 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, फिर C माइनस बी, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो B वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। 2 माइनस 0 2i कैप माइनस 3 माइनस 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 प्लस हो गया तो माइनस का 2j कैप, फिर माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4k कैप। ठीक है, तो 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 4k कैप, ये आपका B वेक्टर हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं dr ऑफ BC, तो आप क्या बोलोगे? dr ऑफ BC क्या हो गया? 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 4, ये BC के dr है। ठीक है जी, चलिए अब आपको क्या करना है, किसी तरीके से AP के dr निकालने हैं, और दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके dr का डॉट प्रोडक्ट इसके dr के साथ 0 हो जाएगा, वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इस पॉइंट को निकालते हैं, P पॉइंट को। देखो P पॉइंट कैसे निकलेगा, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, r वेक्टर इज इक्वल टू 0 i कैप, तो आप इसको क्या करो, 0 i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2 लैम्डा i कैप माइनस 2 लैम्डा j कैप माइनस 4 लैम्डा k कैप। एग्रीड? तो r वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लैम्डा विच इज 2 लैम्डा i कैप, मतलब i कैप वाले एक साथ कर लो, j कैप वाले एक साथ कर लो, k कैप वाले एक साथ कर लो, प्लस ये हो गया -1, ये हो गया माइनस का 2 लैम्डा, ये हो गया j कैप, अब k कैप वाले एक साथ कर लो, प्लस 3 माइनस का 4 लैम्डा, ये आपका हो गया k कैप। भाई आपने i कैप j कैप k कैप क्यों इक्वल करे? क्योंकि जब मैं इसको पढ़ता हूं तो ये मेरा होता है xi प्लस yj प्लस zk। एग्रीड? अब मैं जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास x के कोऑर्डिनेट आ गए 2 लैम्डा, y के कोऑर्डिनेट आ गए -1 माइनस 2 लैम्डा, z का कोऑर्डिनेट आ गया 3 माइनस 4 लैम्डा। बेटा इसमें प्रोसेस अच्छे से समझ लो आप कि करना क्या होता है। सबसे पहले आपको BC के dr निकालने होते हैं। BC के dr आप कैसे निकाल सकते हो? भाई इन दोनों के पॉइंट का डिफरेंस करके BC के dr आ जाएंगे। सेकंड चीज, आपको ये पॉइंट निकालना होता है। ये पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हो? वेक्टर फॉर्म निकाल दो, उसके बाद i कैप वाले एक साथ, j कैप वाले एक साथ, k कैप वाले एक साथ। तो जो i कैप के आगे होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा, जो j कैप के आगे होगा वो y को रिप्रेजेंट करेगा, और जो k कैप के आगे होगा वो z को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉइंट आ गए 2 लैम्डा। बस अब मुझे किसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए, जैसे ही मुझे लैम्डा की वैल्यू पता चलेगी मैं इसके अंदर पुट करूंगा मेरे पॉइंट। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू पता करनी है तो मुझे एपी के क्या निकालने पड़ेंगे? dr। तो dr ऑफ एपी क्या हो जाएगा? देखो dr ऑफ एपी 2 लैम्डा -1, भाई पॉइंट का डिफरेंस ही तो dr होता है,
-1 -2 लैम्डा -8, -1 -2 लैम्डा -8। नेक्स्ट 3 -4 लैम्डा -4, 3 -4 लैम्डा -4। चलिए दैट इज कितना हो गया, 2 लैम्डा -1 कॉमा माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 9 कॉमा माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 1। तो ये किसके डी आर निकल गए, एपी के डी आर निकल गए बस। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डी आर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0। तो 2 इंटू 2 लैम्डा -1 -2 इंटू -2 लैम्डा -9 -4 इंटू -4 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4 लैम्डा -2 माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 16 20 24 लैम्डा, ठीक है। 18 4 22 20 ये हो जाएगा प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20 बाय 24, 4 5 का 20, 4 6 का 24। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 5/6। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को पी पॉइंट में लगा दो, 2 इंटू माइनस का 5/6 कॉमा -1 -2 इंटू माइनस का 5/6 कॉमा 3 -4 इंटू माइनस का 5/6। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए, 2 से कट जाएगा 3 पे तो हो जाएगा माइनस का 5/3। माइनस माइनस प्लस 2 से कट गए 3 पे, -3 + 5 कितना हो गया, -3 + 5 2, तो 2/3। अब 2 से जाएगा ये 3 से जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, 9 + 10 कितना हो गया 19/। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे खुद से, बाकी आपके पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गए। तो देयरफॉर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज माइनस का 5/3, 2/3 और 19/3। ये कंप्लीट आपका प्रोसेस था। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 150, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द जेड एक्सिस। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है बच्चा। तो देखिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या होती है, x माइनस x1 अपन में a, y माइनस y1 अपन में b, z माइनस z1 अपन में c। तो x1 y1 z1 ये जो है ये पॉइंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और a b c जो है वो पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो मुझे पॉइंट मिल गए, दैट इज मुझे x1 y1 z1 मिल गए। वो कितने मिले, 1, 1, 1, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा। अब मुझे ढूंढने ए बी सी, तो बेटा ए बी सी जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो होंगे, अगर z एक्सिस है तो होंगे 0, 0, 1। अगर x एक्सिस है तो 1, 0, 0, और अगर y एक्सिस है तो 0, 1, 0। दीज आर द पैरेलल वेक्टर। तो ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि पैरेलल टू z एक्सिस के जो dr होंगे वो क्या होंगे, 0, 0, 1। बस अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए सारी की सारी। ये वैल्यू सारी की सारी इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, x - 1 अपन में 0, y - 1 अपन में 0, z - 1 अपन में 1। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1 एंड पैरेलल टू z एक्सिस। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 151, if A and B are two events such that A की प्रोबेबिलिटी दे दी, B की प्रोबेबिलिटी दे दी, A by B की प्रोबेबिलिटी दे दी, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में जनरली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो देखिए आप एक चीज समझिए कि आप A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट को आप ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों बातें सेम है, क्योंकि अगर आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा 11th क्लास में तो यही करते थे कि A यूनियन B का होल का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और B पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज, अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी हमें पता है कि
एक इवेंट है और दूसरा इवेंट है ना होना, उसका सम कितना होता है 1। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रॉपर्टी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग प्लस नॉट ऑकरिंग इज इक्वल टू 1। तो मुझे अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखना है तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं यहां तक पहुंच गया। अब इसका भी फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एग्रीड? चलिए अब देखते हैं किस किस की वैल्यू दी हुई है मुझे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है बच्चा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/3, बट फिर प्रॉब्लम आ गई, ये नहीं दिया हुआ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसे सॉल्व कर लो। 1 माइनस ये कितना होगा 3 2 6, 5/6 है ना। बस अब आप सेकेंड स्टेप क्या करो, ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस 5/6 माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे किसी तरीके से कंडीशन नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता चल जाए, मेरा आंसर पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू पता लगाने के लिए देखो ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है, लेकिन ये यूज नहीं किया, और ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही फॉर्मूला होता है। ए बाय बी का आंसर क्या दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दी हुई है ये 1/3, तो 1/3 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, बेटा यही तो होगा ना, 1/3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1/12, तो ये इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये देखो 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, 2 6 12 1 कितना आएगा 3/12, आंसर कितना आ गया 1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 152, two dice are thrown simultaneously या together, let A be the event of getting 6 on first die, B be the getting 2 on second die, find the probability of A intersection B। चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको A इंटरसेक्शन B बोलता है मतलब इन दोनों का कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या हो सकता है भाई A इंटरसेक्शन B का, वो हो सकता है गेटिंग 6 on first and 2 on second, भाई कॉमन यही तो हो सकता है। जैसे इसका केस आ रहे हैं कि 6 ऑन फर्स्ट डाई, इसके केस आ रहे हैं 2 ऑन सेकेंड डाई, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ऐसा केस जिसमें पहले पे 6 आ रहा हो और दूसरे पे 2 आ रहा हो, ऐसा एक ही केस पॉसिबल है। टोटल बेटा कितने केस बनेंगे अगर आप दो डाइस को फेंकेंगे 36। एक ही केस तो ऐसा पॉसिबल है जिसमें पहले पे 6 आ रहा हो और दूसरे पे 2 आ रहा हो, विच इज 6,2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की, तो आप बोलोगे सर 6,2 is the only single case out of 36 केस। ठीक है, अब 2,6 भी था, लेकिन बेटा 2,6 में आप देखो ना पहले पे 6 नहीं आ रहा, वो कह रहा है इन दोनों का कॉमन क्या होगा, एक ही केस तो होगा, दैट इज 6,2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/36। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 153 पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। 3 पर्सन है ABC जिनके टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और A स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग विद A, हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट। देखिए अगर मैं बोलता हूं A के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो A के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.6। कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना कि दोनों का सम बनाना चाहिए, तो
ऐसे बी के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 0.7, ऐसे सी के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 0.8, सी के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 0.8। अब वो आपसे कह रहे हैं ए ने स्टार्ट किया है और 2 हिट आ रहे हैं, स्टार्टिंग विद ए, कि ए ने गेम स्टार्ट करी है तो और 2 हिट आ रहे हैं। अब मान लो ए ने स्टार्ट करी, हिट नहीं आया, बी ने स्टार्ट, फिर बी का भी हिट नहीं आया, बी का आ गया क्योंकि 2 हिट बोला है, तो बी और सी। ए ने स्टार्ट करी, उसका हिट नहीं आया, बी और सी का हिट आ गया, तो 2 हिट हुए ना। सेकंड देखो भाई, ए का हिट आ गया, बी का हिट नहीं आया और सी का हिट आ गया, मतलब सी ने टारगेट हिट कर दिया। तीसरा केस, या फिर ऐसा होगा कि भाई ए ने करा, बी ने करा, बट सी ने हिट नहीं करा, तो कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक को आप छोड़ते जाओ। ए को छोड़ दिया, बी सी ने करा, ए सी ने करा, बी को छोड़ दिया, ए बी ने करा, सी को छोड़ दिया, तो ये 3 केसेस पॉसिबल है 2 हिट के लिए। चलिए, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है 0.6, बी कितना है 0.3, सी कितना है ये रहा 0.2। वैल्यू जरा ध्यान से देख के लगाइएगा, हिट वाले में हिट के लगाना, नॉट हिट वाले में नॉट हिट के लगाना। 0.4, 0.7 और ये आ गई 0.2। ए 0.4, बी 0.3 और नॉट सी 0.8। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा, तो 0.036। नेक्स्ट 4 2 जा 8, 7 8 का 56, तो 0.056। फिर नेक्स्ट 8 4 जा 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0.096, ठीक है। अब क्या करें, ऐड कर दे, 6 12 18, ठीक है, 9 और 1 10 और 5 15 और 3 18, एक बचा, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.188, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। क्वेश्चन नंबर 154, द नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 5 to AB which are 1 1। चलिए देखिए 1 1 फंक्शन क्या होता है, इसके लिए आप एक बात समझिए। पहला सेट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सेट इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट में आपने डाल दिया 1 2 3 4 5, इमेज में आपने लगा दिया AB, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं 1 1 फंक्शन, तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपनी एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, इसको मान लेते हैं x, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, इसको y मान लेते हैं। तो भाई x में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, y में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है। तो अगर x में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है और y में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, तो ऐसा फंक्शन 1 1 तो हो ही नहीं सकता। तो कितने टोटल फंक्शन पॉसिबल है, तो देयरफॉर नो 1 1 फंक्शन पॉसिबल। आंसर क्या आ जाएगा 0। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विच आर 1 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे कितने फंक्शन है 0, कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 155, ए सेट दिया हुआ है 3,5, देन द नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव रिलेशन ऑन ए। देखिए इसके ना सीधे सीधे कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n² माइनस n, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। इस सेट में 2 एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 2 माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 माइनस 2 कितना 2,
तो ये हो गया 2 की पावर 2, फाइनल आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 156, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले बेसिक से पता होने चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद कर लो। 1 प्लस कॉस एक्स का और 1 माइनस कॉस एक्स का, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए लगा दीजिए इसके अंदर फॉर्मूला। भैया आपने फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या लगाया, रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्या करूंगा, रूट टू कॉमन ले लो, पूरे में से रूट 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि रूट 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से न्यूमरेटर से रूट 2 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से रूट 2 कॉमन लिया, रूट 2 से रूट 2 कट गया। चलिए अब स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, या तो ये प्लस हो सकता था या माइनस हो सकता था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स बाई 2 का एंगल देखना है कि मतलब एक्स लाई कर रहा है पाई से 3 पाई बाई 2। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो ये लाई करेगा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। तो आप जब स्क्वायर से रूट काटेंगे, जब आप स्क्वायर से रूट काटेंगे तो कॉस के बाहर नेगेटिव लगा देंगे और साइन के बाहर पॉजिटिव ही रहने देंगे। बोलिए बात समझ आई, कॉस के बाहर नेगेटिव लगा देंगे और साइन के बाहर पॉजिटिव ही रहने देंगे, यानी कि ये नेगेटिव ही रहेगा। भाई साइन पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन वो साइन को चेंज थोड़ा ना कर पाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा। आप क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन में फिर माइनस कॉमन लिया, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अब बाहर tan इनवर्स है तो यहां भी cos x बाई 2 cos x बाई 2 cos x बाई 2 cos x बाई 2, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं cos x बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं cos x बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं नोट करूंगा कि यहां पे भी cos x बाई 2 आ गया। ऐसे ही यहां पे भी मैंने क्या किया, cos x बाई 2 से डिवाइड किया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है, तो sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या एक्सप्रेशन बना, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan x बाई 2। अब क्या मैं 1 को लिख सकता हूं tan पाई बाय 4, भाई tan पाई बाय 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाई 2। भाई tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, यही तो फॉर्मूला बनेगा। तो ये tan इनवर्स हो गया, ये हो गया tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। एग्रीड, tan इनवर्स से tan कट गया, आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस x बाय। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 157, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, a की पावर 2023, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा, आप एक काम करो, हल्का सा पैटर्न समझने की कोशिश करो कि आपको a पता है, आप a इंटू ए यानी a स्क्वायर निकाल लो किसी तरीके से। 0 1 0 0 फिर 0 1 0 0
पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। यानी ए स्क्वायर आपके पास कितना आ गया? 0 0 0 0। तो भाई जब ए स्क्वायर 0 0 0 0 आ रहा है तो ए की पावर 2023 भी आपके पास क्या आएगा? 0 0 0 0। क्योंकि अब जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आपको जीरो मैट्रिक्स ही दे देगा। तो द फाइनल आंसर इज 0 0 0 0। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 158, a into adjoint of a equals to 3 0 0 0 3 0 0 0 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहली ये बात पता होनी चाहिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है? तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू y। भाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। सेकेंड चीज आपको ये पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू y। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 1 0 0 1 0 0 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i इक्वल्स टू 3i। i से i कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसका मतलब a का डिटर्मिनेंट आपके पास 3 आ गया। अब आपको निकालना क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस एडजॉइंट ऑफ a। तो इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a को आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3 इंटू 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो n की वैल्यू 3, 3-1। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना बच्चा आपका? 3। और ये कितना है आपका? 3 का स्क्वायर 9। तो 3 प्लस 9 कितना हो गया? 12। तो 12 इज द फाइनल आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 159, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट जो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। देखिए अगर हम इसको 1 मार्क की सीरीज के हिसाब से देखें तो बड़ी जल्दी कर लेंगे, कुछ नहीं करना हमारे को। हम एक काम करते हैं, हम वो डिलीटेड पोर्शन को थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करते हैं जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है। आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो एलिमेंट को। तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। अब जैसे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा 1 1 1, कोई भी दो रो या कॉलम सेम होती है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, तो इसका फाइनल आंसर 0 होगा। लेकिन क्योंकि हमारा डिलीटेड पोर्शन में है और हमें इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी है नहीं, तो हम सीधा तरीका फिर वही एक्सपेंड करने वाला कि भाई आप x प्लस वाई को छोड़ो, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, यानी x माइनस वाई, फिर माइनस y प्लस जेड को छोड़ा, फिर दिस इनटू दिस z माइनस वाई, फिर प्लस z प्लस एक्स को छोड़ा, दिस इनटू दिस z माइनस एक्स। तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर y प्लस जेड और ये z माइनस वाई, या तो मैं इसको z प्लस वाई बोल दूं तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अगला देखो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 160 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। ये कह रहा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बच्चा अगर मैं आपको बोलूं तो मेरे चैनल पे उसकी सेपरेट वीडियोस बनी हुई है, मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हम प्रेजेंटेशन कैसे करें, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए,
और उससे आपका बिल्कुल एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि आपको क्वेश्चंस को देख के कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि इसमें मेन प्रेजेंटेशन वाला पार्ट दिक्कत करता है। ये तो हो जाएगा। कह रहे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब LHL, RHL और f(x) तीनों इक्वल होंगे। भाई LHL भी यही है, RHL भी यही है, f(x) भी यही है। बस अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, नोट करना कि जैसे ही आप 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ये तो दिक्कत होगी। यहां भी 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। भाई ये किसी की भी पावर 0 1 1 माइनस 1 0/0 की फॉर्म बन गई। तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 5x अपॉन में x किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट लगा के डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। ये मेरे पास अथॉरिटी है इस चीज के लिए, क्वेश्चन को देखकर, कि मैं क्या करूंगा, दोनों में न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3e की पावर 3x माइनस माइनस प्लस 5e की पावर माइनस 5x अपॉन में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके इक्वल, k के इक्वल। चलिए अब लिमिट डालोगे, जैसे ही किसी की भी पावर 0, 3 इंटू 0 0 ही हुआ, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 e की पावर भी 0, भाई प्लस माइनस से क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा फिर भी, अपॉन में 1 इक्वल्स टू k। तो ये हो गया 3 प्लस 5 इक्वल्स टू k, यानी 8 इक्वल्स टू k। तो आप इस तरीके के 0/0 के फॉर्म के क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल से लगा सकते हैं, जिसमें आप न्यूमरेटर में अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में अलग डिफरेंशिएशन करके लिमिट लगा सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, इस पार्ट में इतना ही। अराउंड 160 क्वेश्चन तक हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पहुंच चुके हैं। अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए। अभी तो आपका फिजिकल का एग्जाम है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का है, उसके बाद आपका मैथ्स का है। तो 9 डेज के आसपास आपके पास मिलेंगे। आप उसमें इन वीडियोस को जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। बेटा मेरा इस वीडियोस के थ्रू मेन मोटिव यही है कि मैं आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन। मेन प्रॉब्लम यही है कि सॉल्यूशन डिटेल, क्योंकि देखो बी मार्क्स, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इसमें तो आपको डिटेल सॉल्यूशन करने हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए मैं वीडियोस अलग से बनाऊंगा, जो आप पक्का करके जाइए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, और डेफिनेटली आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए बच्चा, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।